बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत और आज अदालत न्यूज़ स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर की जानी पहचानी सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी शौकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी शौकत अली साहब का मुख्तसर सा तारफ़ कराता चलो, इनका एक बड़े सियासी घराने से इनका ताल्लुक़ है और शहर में जाने पहचानी शख्सियत हैं। ये मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना वो सियासत गर्मा गर्म बहस चल रही है। सुबह से शाम तक तमाम टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे अखबारात में जो है ना सियासी जंग चल रही है। सियासी सूरत हाल बहुत इस वक्त कशीदा सूरत हाल है। इन तमाम बातों का जायज़ा लेने के लिए आज हमने चौधरी शौकत साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। चौधरी शौकत साहब हमारे साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे, हमें बताएंगे अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर कि जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, ये बुरान से निकलने के लिए, मुल्क को तरक्की पे चलाने के लिए कुछ इनके पास तजावीज़ हैं। हम उनसे ये हमारे साथ शेयर करेंगे। आज हम इनकी जो है गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं हम अपने स्टूडियो में। मेहरबानी जी, आपने बुलाया मुझे। चौधरी साहब, इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है। मुस्लिम लीग नून और PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और जो अपोजिशन जमातें हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। और उसमें आज़ाद कश्मीर की भी सियासी जमातें जो हैं, इक़्तिदार में जो जमात है वो भी, अपोजिशन में भी, तमाम लोग एक जंग चल रही है और मुल्क को नुकसान। मैं समझता हूँ कि हम सबको इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो इस गर्मा गर्मी के माहौल में भी ठंडे मिजाज से हालात का, वाक़यात का जायज़ा लें और मुल्क की तरक्की के लिए जो बेहतर तजावीज़ हो सकती हैं वो पेश करें। हमारा काम है सोचना, उस सोच को आगे तक पहुंचाना। उसके बाद हुक्मरानों का या अपोजिशन का काम है उनको अडॉप्ट करना या छोड़ देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल एक शोर हो रहा है कि फ़लाँ ने असासे जो है ना वो डिक्लेयर नहीं किए, फ़लाँ ये किया वो किया। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बाद में असासे डिक्लेयर होते हैं, अपोजिशन के भी और हुकूमत के भी। मैं एक आपसे तजवीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इन असासे डिक्लेयर करने का सही वक्त कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा अरसा लगेगा। मैं समझता हूँ ये चीज़ करप्शन को ख़त्म करने में बड़ी अहम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लेफ्टिनेंट भर्ती होता है फ़ौज में, उस वक्त उसका बिल्कुल क्लीन चिट होती है, दिमाग क्लीन होता है कि कोई चीज़ उसके साथ एक प्रोफार्मा होना चाहिए, बड़ा डिटेल कंप्रीहेंसिव, कि जिसमें वो कि आपके वालिदैन के, आपके भाइयों के क्या असासे हैं। ठीक है। एक वकील जो बाद में सियासतदान भी बनता है, जो बाद में जज भी बनता है, जो बाद में एक बहुत बड़ा वकील भी बनता है, बाद जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी में भी चले जाते हैं। ठीक है, सियासत में भी चले जाते हैं। तो जब उसको लाइसेंस दिया जाता है वकालत का, उस लाइसेंस की एक शर्त होनी चाहिए कि अपने असासे उस वक्त के डिक्लेयर करे, ना सिर्फ अपने वालिदैन के, अपने भाइयों के, चूँकि उस वक्त तो उसके पास कुछ नहीं होता। भी नहीं है, बिल्कुल। इसी तरह एक क्लर्क जो है ना, जब उसका ऑर्डर जारी होता है क्लर्की का, तो उसको अपने असासे उस वक्त और अपने वालिदैन के असासे उस वक्त डिक्लेयर करने चाहिए जब वो क्लर्क भर्ती होता है या एक अफसर भर्ती होता है, CSP अफसर भर्ती होता है। तो उस वक्त फ़र्ज करो वो झूठ बोलता है, उसके पास अगर 10 लाख है तो 50 लाख बता देता है। 40 लाख से इस मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बाद में वही आदमी जब इसके बाद फिर पीरियडिकली हर 5 साल के बाद उसको ये डिक्लेयर करना चाहिए कि मेरी इन 5 सालों में ये तरक्की हुई है, मैंने ये टैक्स दिया है। ठीक है, साथ साथ उसकी प्रोफाइल बनती जाए। उसको ये ज़रूरत ही ना पड़े कि हम पुरानी फाइलें देखेंगे उसमें क्या किया था, क्या नहीं किया था। इसी तरह कोई आदमी अगर इनकम टैक्स में या पुलिस में भर्ती होता है, सिपाही होता है, ASI होता है, ASP होता है, जो भी होता है, दैट टाइम वो कंप्रीहेंसिव असासे डिक्लेयर करने वाला प्रोफार्मा और वो संभाल के रखना चाहिए। ये नहीं कि जब मुझे डे 1 से जो है वो उनके जो भी एक जगह ऐसा वो सेव नहीं होना चाहिए। वो 2-3 जगहों मुख्तलिफ पर कंप्यूटराइज सेव्ड होना चाहिए और वो इतना कंप्रीहेंसिव हो कि किसी को बाद में बैरून मुल्क के असासे, अंदरून मुल्क के असासे जो हमारा लुट गया वो तो लुट गया, उसके लिए अलहदा तजावीज़ दी जाएंगी कि उनको वापस कैसे लाया जाए। अगर किसी ने कोई मुल्क से बाहर भेजा है तो उसको वापस कैसे भेजा जाए, वापस कैसे लाया जाए। और अगर हम उसमें कामयाब हो जाए वापस लाने में, यकीन करें हमारे मुल्क के कर्जे पे ऑफ हो कर्जे ख़त्म हो सकते हैं। ये कोई कर्जे देने वाले बन जाए, कर्जे देने वाले बन जाए।
देखें, बुनियादी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर पोटेंशियल इंतहा का है। हम यानी अमीर कौम में अगर अपने जो वसाइल हैं उनका सही हम इस्तिफादा हासिल करें तो हम कोई गरीब कौम नहीं है। एक छोटा सा रास्ता सड़क बन रही है जो चाइना से ग्वादर तक, उस एक ने एक के दिन इनकलाब बर्पा कर दिया। लोगों के अंदर एक जो है ना वो बुखार लोगों को हो गया दुनिया सारी में कि ये क्या हो गया। ये इसको हम बेस बना सकते हैं तरक्की का भी और ख़राबी का भी। अगर हमने उसके मनफी पहलू न देखे, उनका तदारक न किया तो ये हमारे गले में पड़ जाएगा। इसलिए वक्त है कि हम, अच्छा एक तो ये था। दूसरा, इसी के साथ एक नाजायज़ कानून है हमारे मुल्क का, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो शरह है कानून की, इनकम टैक्स की या दीगर कामों की, मसलन हम ज़मीन रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, कोई बंदा फ़रोख्त करता है, इतनी ज़्यादा शरह है कि बंदा यानी खुदा के अपना, ये बहुत जुल्म है। शरह कम होगी, करप्शन कम होगी। शरह ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक अख्तियार होंगे जो है ना, जो लोग सीट पर बैठे उनके, वो फिर अपनी बात करेंगे कि मैं कैसे कम कर सकता हूँ। इसलिए शरह जो है ना इसकी टैक्सेस की, वो हर सूरत कम होनी चाहिए। एक बात राय साहब और की जाती है आजकल कि एहतसाब किसका हो किसका ना हो। जी हाँ, एहतसाब का भी बिल्कुल कोई बिल्कुल उसके, अगर मुझे कोई पकड़े तो मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे तो पकड़ रहे हो, फलां को क्यों नहीं पकड़ते। मैं कहता हूँ कि हर वो बंदा जिसने कुछ गड़बड़ की है इस मुल्क के साथ अक्रॉस दी बोर्ड, वो पॉलिटिशियन है, जर्नल है, जज है, कानूनदान है, ब्यूरोक्रेट है, अरिस्टोक्रेट है, बिजनेसमैन है, जिसने भी की है उसका एहतसाब होना चाहिए, जो एहतसाब नज़र आए। लेकिन वो थ्रू इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, थ्रू एक जो है ना किसी फ़र्द के, किसी हुकूमत के मातहत नहीं होना चाहिए। वो ऐसा अदारा हो, इंडिपेंडेंट अदारा हो कि अगर वो भी कोई गड़बड़ करे तो उनको भी कोई पकड़ने वाला, उनको भी एहतसाब करने वाला हो। एक तो ये है बात कि किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बात राय साहब, मैं ये कहने लगा था कि हमारे मुल्क के अंदर एक पहले वाक़या हुआ था कि किसी बैरूनी मुल्क ने एक बड़ा कीमती हार दिया, तो कोई उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे उनकी मिसेस को अच्छा लगा, वो घर ले गई, जो बाद में वापस भी हुआ और बेइज्जती भी हुई। कोई भी बैरून मुल्क से दिया जाने वाला तोहफ़ा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होना चाहिए, ना कि किसी ज़ाती। हाँ जी, वो ज़ाती किसी का भी नहीं होना चाहिए। एक और बात जो मेरे जहन में खटती है, चूँकि आपने मुझ पर पहले ही पाबंदी लगा दिया कि बहुत लंबी बात नहीं करनी है, तो इसलिए मैं, वरना मेरे पास तो आज घंटे का टाइम था कि मैं सारी बातें अपनी एक्सप्लेन करूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर होते हैं, ठीक है, ख़ास करके फॉरेन अफेयर्स में और आर्मी से, आर्मी की कोई भी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो या जो है ना पैदल फौज हो, किसी भी ऑफिसर को रिटायरमेंट के 5 साल बाद तक बैरून मुल्क सर्विस नहीं करनी चाहिए, ना करने देना चाहिए। बाय लॉ ये ममनू होना चाहिए, चाहे वो रॉयल। इस हवाले से जो सब कोई कानून है भी, कोई 2 साल का तो कानून मौजूद है। नहीं, 2 साल का सियासत में हिस्सा ना लेने का, बैरून मुल्क जाने का नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि लेकिन अक्सर लोग तो चले जाते हैं साल 2 साल के बाद। वो गलत बात है। जो सर्विस में होते हैं, स्पेशली इसमें एम्बेसीज में भी और आर्मी में भी, इनको कत्तन गैर मुल्की सर्विस की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो बहुत सारी ताज़ा तरीन जो होती हैं हमारे अंदर की मालूमात उससे वाक़िफ़ होते हैं, जो बाहर ये सेल भी, उनमें कोई ख़राब बंदा भी हो सकता है जो सेल कर सकता है। एक और इसी के साथ मुलिका बात है कि जो हमारे फॉरेन ऑफिस में या एम्बेसीज में लोग बैठे हैं ना, उसकी पूरी मुकम्मल सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसमें जो सिफारशी लोग हैं वो वापस आने चाहिए, उनकी जगह हर इलाके से, आज़ाद कश्मीर से भी, पंजाब से भी, सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी और KPK से भी, यानी लोग होने चाहिए, ताकि जिन लोगों, ख़ासकर जिन मुल्कों में हमारे लोग आबाद हैं वहाँ ज़रूर ऐसे होने चाहिए, लोगों को पता हो कि वहाँ राजा शफाकत बैठे हैं या चौधरी शौकत बैठे हैं, तो उनके पास हमें जाने में आसानी है। तो इसलिए एक तो ये थोड़ा सा तवाज़न भी होना चाहिए और उसमें मेरिट जो है ना वो होना चाहिए, वरना नालायक लोग क्या करते हैं, वो मुल्क का नुकसान करते हैं। देखें, हमारे वहाँ हर सफारत खाने में, बड़े मुल्क में तजारत के बंदे भी होते हैं,
लेकिन कोई ऐसा हमें फीडबैक नहीं दिया जाता कि किस मुल्क में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कोई डेलीगेशन भेजने। अगर एक अच्छा वर्कर होगा वो पूरी एम्बेसी आपकी अच्छा काम करेगी। हाँ जी। तो सब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें उस बुरान से निकलने के लिए जी ये जो सियासी जंग चल रही है इस वक्त, आप मेरे परिवार कर रहे हैं, मैं आपके परिवार कर रहा हूँ, आपके कुछ चंद बंदे उठ के मेरे खिलाफ या मेरे लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, मेरे कुछ लोग उठ के आपके लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इससे मुल्क की फ़ज़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इससे भी कोई अच्छी बात निकलेगी। देखें, एक दफ़ा इन लोगों के अंदर जो गंदगी है एक दूसरे के ऊपर ये उछाल देंगे, फिर सब लोग कहेंगे। देखें, पिछले दिनों जो भी एक तरफ से या दूसरी तरफ से लोग एक दूसरे पर ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे थे, आप ईमानदारी से बताएं कोई उन दोनों तरफ के लोगों को कोई बंदा पसंद करता है, चाहे एक तरफ से चाहे दूसरी, तो ये उनको खुद भी एहसास हो जाएगा कि हम ये गलत कर रहे थे और ये नहीं करेंगे। असल में मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं उस तरह की बात, मैं तो एक जनरल बात जिसमें मुल्की फ़ायदा है मैं वो बात करता हूँ। मुझे उस तरह से पार्टी जो है ना वो पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा। एक बात जो मेरे जहन में आई थी कि हमारा एक बंदा जाता है बाहर, वज़ीर ख़ारजा हो या सेक्रेटरी ख़ारजा हो या सेक्रेटरी तजारत हो कोई, तो वो एक एग्रीमेंट करके आता है, या सेक्रेटरी ख़जाना हो, एग्रीमेंट करके आता है, वो गलत शराइत पर करके आता है, उसकी सज़ा पूरी 20 करोड़ लोगों को मिलती है। बिल्कुल। मेरी तजवीज़ ये है कि कोई भी फॉरेन एग्रीमेंट वो उस वक्त तक लागू न हो जब तक हमारी पार्लियामेंट उसको पास करती नहीं है, जब तक तौर पर जिस तरह अमेरिकी सेनेट पास करता है तो वो इन्फोर्सेबल होता है, इसी तरह वो, यानी हमारे अगर किसी महकमे से पूछो ना हमने किसी का कर्जा देना क्या और लेना क्या है, तो फिर उनको 50 वजारतों से जो है ना वो हिसाब किताब मांगना पड़ता है, किसी को पता ही नहीं होता। ये कोई सिस्टम नहीं है, ये गलत तरीका है कि एक बंदा गलत फैसला करके आ जाए। देखें, सारे लोग शरीफ लोग नहीं होते, जो फॉरेन अफेयर्स में भी होते हैं, जो तजारत में भी होते हैं। एक बंदा फ़र्ज़ करें वो ड्रिंक करता है, तो उस हालत में अगर उसके साथ कुछ और लाज़मात जमा कर दिए जाए, उससे जिस मर्जी पेपर पर आप साइन कराएंगे वो कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे ऐसे एग्रीमेंट हैं ना, उनको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए और पार्लियामेंट की कोई कमेटी हो जो उनको पास करे, तो बाकायदा उस पर बहस हो, उसके नफ़ा नुकसान देख के उसको बिल्कुल वो होने चाहिए। जो सब ये बातें, इसके अलावा जो आप ये बताते हैं कि जो तोहफे ताइफ के हवाले से आपने कहा जी कि जो बरून, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिसमें हमारे जो सियासी लोग हैं वो जब बैरून मुल्क जाते हैं तो बहुत सारे तोहफे ताइफ भी मिलते हैं, नकदी की सूरत में भी कुछ ऐसे हैं कि जो फलां जगह से मुझे तोहफा मिला। ऑनेस्टली मैं बात बताऊं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब परवेज़ मुशर्रफ कहता है कि मुझे जी ये सऊदी अरब वालों ने दिए थे। भाई तुम्हें क्यों दिए थे? तुमने अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात की होगी, तो अपनी कोई चीज़ उनको बदले में दी होगी, तो दी होगी। ऐसे तो अगर कोई दूसरा कहता है, कोई तीसरा कहता है कि दिया, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी मिलता है, कैश हो या कोई दूसरी बात हो, वो पाकिस्तान के खजाने में ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए, पाकिस्तान के खजाने में जमा हो। हाँ जी। जब कोई हमारी टीम अगर बैरून मुल्क जाती है, क्रिकेट मैच खेलती है, वर्ल्ड कप जीत के आती है या किसी भी को कप जीत के आता है, तो यकीनन वो पीसीबी के पास जमा होता है। जी बिल्कुल। कोई जो हमारी टीम का कैप्टन है वो अपने घर नहीं लेके जाता कभी भी उस कप को, वो जो ज़ाती हैसियत से उनको मिलते हैं। अगर 10,000 पाउंड मिला है, 10,000 दिरहम मिला है, तो वो उनका अपना ज़ाती है। लेकिन जो मुल्की जो आप सतह पर जाते हैं आप खेलने के लिए, तो आपको कोई भी इनाम मिलता है तो वो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जमा होता है। सही बात है, ये बात ऐसे होना चाहिए। इसका कानून जो इस वक्त मुल्क के अंदर गर्मा गर्मी है ना, इसको कूल डाउन करने की ज़रूरत है। जो मुल्क के अंदर बहुत संजीदा लोग भी हैं, जो इस बच्चा पार्टी से जो है ना ज़रा बेहतर लोग हैं, उन लोगों को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए कि इसको कूल डाउन करके इलेक्शन कमीशन की जो इस्लाहत हैं वो की जाए और एक लेवल ग्राउंड मुहैया की जाए सबको कि तुमने जो जोर लगाना है लोगों की खिदमत में लगाओ। हर पार्टी ABC जो भी है पार्टी, लेवल ग्राउंड पर खेलो। और जो लोगों से ये कोई, मुझे उस वक्त सख्त अफसोस होता है, एक लीडर दूसरे को कहता है ये बुरा है, वो कहता है ये बुरा है, कोई नहीं कहता कि इसकी पॉलिसी ये ख़राब है और हमारी ये पॉलिसी इससे बेहतर है। इलेक्शन पॉलिसीज़ पर होना चाहिए, ज़ातियात पर नहीं होने चाहिए कि मैं किसी को बुरा कह दूं।
यानी सारा जोर हमारा होता है कि दूसरे को बुरा साबित करें, वो उसको वो बुरा साबित करते हैं। इसको गेम को छोड़कर, ब्लेम गेम को छोड़कर हमें अपनी अच्छाई पर वोट लेने चाहिए, ना कि दूसरे की बुराई पर लेने चाहिए। आज तक मैंने किसी पार्टी के लीडर से ये नहीं सुना कि हमारी ये पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी ये है हमारी, उस पर हम अमल करेंगे। और लोगों को, आम जनरल पब्लिक को मैं कहूँगा कि इस वक्त सब लोगों को पाबंद करें पार्टियों को कि वो अपनी पॉलिसीज़ ऑन रिकॉर्ड दें। हमारी दाखिला पॉलिसी ये होगी, हमारी एंटी टेररिज्म पॉलिसी ये होगी, हमारी जो है ना फॉरेन पॉलिसी ये होगी, उसके मुताबिक फाइनेंस पॉलिसी ये होगी, ट्रेड की पॉलिसी ये होगी, तो उसके मुताबिक काम करें। ये नहीं है कि अच्छा सिर्फ एक बात पर हम गुजारा करते हैं, वो बड़ी आसान है कि दूसरे को बुरा कहना। फिर किसी पार्टी के पास कोई पूरा फुल फ्लैज ऐसा सिस्टम नहीं है कि फॉरेन अफेयर को डील करने वाली कोई 2-4 मेंबर्स के ग्रुप हो। ऐसा दुनिया में जो इम्पोर्टेंट मुल्क होते हैं उनके लिए उनके सेल बने होते हैं कि अच्छा एशिया सेल है, उसमें ये बंदे हैं, इन सेल हैं। फिर एशिया के अंदर कहते हैं कि अच्छा पाकिस्तान के लिए ये है, इंडिया के लिए ये है, और चीन के लिए वो है, श्रीलंका के लिए ये है। यानी सबको अपनी अपनी स्टडी करके अप टू डेट रहना पड़ता है कि हमने मुल्क को कैसे चलाना। हम जो है ना सामने हमारी खारजा पॉलिसी पे अक्सर जो है ना उंगलियां उठती हैं कि खारजा पॉलिसी हमारी थोड़ी कमज़ोर है। नहीं कमज़ोर कम देखिए, उसमें हमारी जो काबिल फ़ख्र बात है ना वो है हमारी आर्मी का रोल कि उसने तमाम महाजों पर वो सीना सिपर होकर ड्यूटी देते हैं। जो हमारी सियासी हुकूमतों की भी जो कमज़ोरियाँ होती हैं उस गैप को भी वही फिल करते हैं। और अगर जनरल राहिल शरीफ एक गलती ना करता हो बैरून मुल्क जाने वाली, तो उसकी बाकी पॉलिसियाँ काफ़ी सही थी। ये बंदा जो अभी आया है आर्मी चीफ, ये मैं समझता हूँ पहले नज़र नहीं आता था इतना, लेकिन अब ये उससे भी 2 कदम बेहतर नज़र आता है कि इसने भी जो है ना एक प्योर प्रोफेशनल जो है ना जनरल की उसने रखी है कि सियासतदानों का काम है, हमारा काम बिल्कुल, वो कभी इंटरफेयर नहीं करते। इंटरफेयर नहीं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, ना हमारे काम में दखल दो, ना तो तुम्हारे। और यही प्रोफेशनलिज्म है। तो सब सी पैक पे आप थोड़ा सा कुछ बात करना चाहें। सी पैक के जैसे कि अभी साबिक़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अभी कुछ दिन पहले वो जो है ना उनकी जगह भी शायद हकान अब्बासी साहब आ गए हैं। तो कुछ हल्कों का ख्याल है कि सी पैक को खुदा न खास्ता कुछ नुकसान होगा। और तो सी पैक को क्या ख्याल आपका कि सी पैक पाकिस्तान का मंसूबा है, वो फर्द वाहिद का नहीं है, किसी फर्द वाहिद के आने से जाने से उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। और शायद खाकान अब्बासी साहब बहुत ज़ीरक इंसान है, वो भी बहुत अभी उसकी सलाहियतें आपके पास सामने आना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा ना 45 दिन में मैं 45 माह का काम करूँगा। मैं इस पर कुछ नहीं कहता, मेरी राय मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहता। ठीक है, वो समझदार बाप का बेटा है और ख़ुद भी काफ़ी समझदार, बड़े सियासी घराने से और बड़ा अम्बल तबीयत का मालिक है, एक्सपीरियंस भी है उनका, हम बड़ा अम्बल। और वो उस तरह से वो लंबी ज़ुबान वाला नहीं है, लेकिन वो काम करके आपको दिखाएगा। जितना भी के साथ बड़ा क्लोज उनका वो। अच्छा, सी पैक को कोई पैक नहीं कर सकता, ठीक है। उसके पीछे पूरी कौम है, आर्मी है, तमाम सियासी पार्टीज़ हैं, जो भी हो। हमारा इख्तलाफ किसी का एक के साथ दूसरे के साथ हो, लेकिन सी पैक पर सारे मुतफिक हैं, क्योंकि ये हमारे अब सर्वाइवल का भी मसला है। देखें, जो ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं हमारे इलाके में, वो आई हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के 62 डिफेंस पैक्ट हुए हैं, जो हमें शायद सबको इल्म नहीं है कि कितने और किस किस शोबे में कितने डिटेल हुए हैं। अमेरिका पहले हमारा इत्तेहादी था, अब नहीं है, हमारा नहीं है, उनका है। तो हमें अमेरिका की दुश्मनी या मुखालफत की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उनके साथ एक रिलेशनशिप गुजारा करना है कि बड़ों के साथ ना सींग फंसाने की ज़रूरत है, ना हमें उसका फ़ायदा है। अब इंडिया की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान जो है ना उसमें वो पढ़े, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। चाइना के साथ ये होने से हमारे आगे जाके लिंक हमारा रशिया को भी जा सकता है। बिल्कुल। तो इन 2 बड़ी ताकतों के साथ अगर हम सही तजारत करेंगे तो हमें कोई मसला तजारत का नहीं रहेगा, इंपोर्ट का भी और एक्सपोर्ट का भी। और अगर हम अपनी मिट्टी की तरफ तवज्जो देंगे तो ये मिट्टी हमें सोना जवाब में देगी,
उसके लिए हमें पूरी फुल फ्लैज प्लानिंग की, और प्लानिंग डिवीजन कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता जो ग्राउंड पर हो, जिसको बंदा कोई तजवीज़ दे, जो थिंक टैंक हो ऐसा कि इस मुल्क की तरक्की के। देखें पूरा मुल्क कैसे बनता है, आपके पास ये है ना ऑफिस, आप इसको बना संवार के रखें, मेरे पास इससे थोड़ा छोटा या बड़ा है तो मैं उसको संभाल के रखूं, मैं अपने गांव को संभालूं, आप अपने गांव को संभालें, ये अपने शहर को संभालें। तो जब एक एक चीज़ बनाएंगे ना, एक ईंट मैं लगाता हूँ दूसरी आप लगाते हैं अपने गांव में, इस तरह कौम बनती है, इस तरह मुल्क बनते हैं। तो ये नहीं है कि सारा कुछ हुकूमतों ने करना, हम सब ने अपने अपने हिस्से का काम। देखें अगर मैं अपने हिस्से का खाता हूँ तो मुझे अपने हिस्से का काम भी करना चाहिए, अगर आप अपने हिस्से का खाते हैं तो आपको अपने हिस्से का काम भी करना चाहिए। जी चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। आज चौधरी शौकत अली साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी कुछ बातें हुई, और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इनकी बड़ी अच्छी और कीमती तजावीज़ हैं। यकीनन इन पे अमल हो तो मुल्क तरक्की कर सकता है, मुल्क मुश्किलात से बहरान से निकल सकता है, बैरूनी कर्ज़े जो हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। यकीनन चौधरी साहब की जो बातें हैं वो बड़ी कीमती बातें हैं, इन पे इनको लिखने की और इन पे अमल करने की ज़रूरत है। ऐसी कीमती बातें बहुत कम मिलती हैं। चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे प्रोग्राम में आए। अब अगले प्रोग्राम तक इंशाल्लाह चौधरी साहब से फिर कभी कुछ कीमती बातें हैं जो इनसे फिर जो है ना हम यकीनन लेंगे और अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।